हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युतिधु क्या होता है इसके बारे में अध्ययन कर लिए थे और वैद्युतिधु आघूर्ण क्या होता है, कितना होता है, इसके बारे में अध्ययन कर लिए थे। तो बताया गया था वैद्युतिधु किसे कहते हैं। तो जब दो आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तब वह निकाय वैद्युतिधु कहलाता है। और वैद्युतिधु में उपस्थित एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस निकाय का वैद्युतिधु आघूर्ण कहते थे। इसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते थे। p बराबर होता था q × 2l। वैद्युतिधु आघूर्ण एक सदिश राशि होती थी जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती थी, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती थी, और साथ ही साथ इसका मात्रक कूलम मीटर होता था। इतना तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युतिधु के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता, क्योंकि कल हम लोग बताए थे कि वैद्युतिधु में हम लोग को चार राशियों के बारे में पढ़ना है। वैद्युच्छेद की तीव्रता पढ़ना है, बल युग्म का आघूर्ण पढ़ना है, तीसरा किया गया कार्य पढ़ना है, और चौथा ऊर्जा को पढ़ना है। ये चारों एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो आज उसमें हम लोग पहले चलते हैं वैद्युतिधु के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या इसका मतलब है, कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, अगर कोई वैद्युतिधु है जिस पर -q और +q है ना, दो आवेश हैं, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। AB मान लो ये भी AB एक वैद्युतिधु है जिसमें एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो इसके कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी है, और वो तीव्रता हम लोग को तीन स्थितियों में निकालनी है। तीन स्थितियों मतलब कि हमको पहली स्थिति में निकालनी है कि वैद्युतिधु आघूर्ण जो स्मॉल p होता था उसकी दिशा में निकालना है। यानी वैद्युतिधु आघूर्ण आपको बताया कि माइनस से प्लस, और इसी दोनों लाइनों की मिलाने रेखा पर होता है। तो इस लाइन को या इस रेखा को हम लोग कहते हैं अक्षीय अक्ष कहते हैं, वैद्युतिधु का अक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्मॉल p होता है वो इस दिशा में होता है, ठीक है। स्मॉल p वैद्युतिधु आघूर्ण वो इस दिशा में होता है। तो अगर वैद्युतिधु आघूर्ण की दिशा में अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति, ओके। दूसरा है निरक्षीय स्थिति। यहाँ पे निरक्षीय हो जाएगा, ऐसे निरक्षीय स्थिति, इसको क्या कहते हैं? तो बोलते हैं वैद्युतिधु आघूर्ण के लंबवत, वैद्युतिधु आघूर्ण के लंबवत अगर हम केंद्र से, यहाँ पे अगर इसका केंद्र है, मध्य बिंदु है, वैद्युतिधु आघूर्ण के लंबवत रेखा पर या लंबवत अक्ष पर अगर हम वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालते हैं तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ये हो गया निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मतलब वैद्युतिधु आघूर्ण की अक्ष पे, निरक्षीय मतलब वैद्युतिधु आघूर्ण के लंबवत अक्ष पर, और तीसरा हम लोग को देखना है जो किसी भी अक्ष पर हो, मतलब कहीं भी हो सकता है। अभी तो हम लोग वैद्युतिधु आघूर्ण मान लो यहाँ निकाल, अगर इस पॉइंट पे निकालना है वैद्युच्छेद की तीव्रता, अगर हमको इस पॉइंट पे निकालना है तो ये हो गया अक्ष पे अक्षीय स्थिति। दूसरा, अगर हमको वैद्युच्छेद की तीव्रता यहाँ निकालना है तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति। तीसरी जो स्थिति है उसमें वैद्युच्छेद की तीव्रता चाहे यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, ये कौन सी स्थिति है? कोई भी स्थिति हो सकती है कि नहीं? ये ना अक्षीय स्थिति है ना निरक्षीय स्थिति है, बल्कि इन दोनों से भिन्न कोई भी स्थिति है। इसमें हम लोग को कोण देगा यहाँ से कि हमको थीटा कोण पर निकालना है वैद्युच्छेद की तीव्रता। अब ये थीटा का मान 0 अंश भी हो सकता है, 0 अंश हो जाए तो ये वाला हो जाएगा, 90 अंश हो जाए तो ये वाला हो जाएगा, और 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश हो तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, जो भी हो। तो हम लोग को तीन स्थितियों में वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी है, जिसमें से दो स्थितियां एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी ही जाती है। पहली स्थिति अक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता, दूसरी निरक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता। ये एग्जाम में आता ही आता है। और तीसरी स्थिति जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता है, वो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तीन स्थितियों हम लोग को वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी है, और उसमें ये पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता किसके कारण? वैद्युतिधु के कारण। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, एक आवेश -q आपको बताया गया है कि ऋण आवेश को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। अगर बाईं ओर नहीं रखेंगे, दाईं ओर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। अक्षीय स्थिति में तो नहीं होता है, निरक्षीय स्थिति में ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलना है, तो बाएं तरफ माइनस रखेंगे, दाएं तरफ प्लस रखेंगे। एग्जाम में अगर आप उल्टा कर दिए तब भी कोई बात नहीं है,
बस अपने कॉन्सेप्ट पे बरकरार रहिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो मान लिया कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l, जिसके बीच की दूरी कितनी, ऊपर लिख देते हैं, जिनके बीच की दूरी है 2l। ओके, अब हमको वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालनी है वो हमेशा मध्य बिंदु से निकालनी होती है। ठीक है, यानी मध्य बिंदु अगर O है तो इस मध्य बिंदु O से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे एक बिंदु P है, चलो मान लो यहाँ एक बिंदु P है, कैपिटल P। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि यहाँ पे इस निकाय की यानी इस वैद्युत द्विध्रुव की ताकत कितनी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा। ठीक है ना, पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं वैद्युत क्षेत्र को, वहां पे हमको निकालना है। तो कितनी दूरी पर निकालना है, केंद्र से मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया है कि अगर मध्य बिंदु से हम r दूरी माने हैं तो इस आवेश से दूरी कितनी होगी, तो देखिए ये दूरी कितनी है l, है ना, ये दूरी कितनी है l, और अगर हमको ये दूरी चाहिए तो इतनी दूरी क्या होगी, टोटल दूरी r है, और उस r में से हम l को क्या कर दें, घटा दें, तो ये दूरी मिल जाएगी। यानी B से P की दूरी होगी, r में से किसको घटाना है, l को घटाना है, इसीलिए हमने 2l माना था ताकि हमको हर जगह l मिले, नहीं तो l/2 मिलेगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। अच्छा, और अगर इस आवेश से दूरी निकालना है तो कितना होगा, तो यहाँ से दूरी r है और इतनी दूरी और चाहिए, तो इतनी दूरी क्या है l, फिर से ठीक है ना, ये दूरी l है, ये भी दूरी l है, ये दूरी फिर से l हो गया, तो जोड़ देंगे तो r प्लस कितना हो जाएगा l। अच्छा, हम दूरी क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ से दूरी क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ से दूरी क्यों निकाल रहे हैं, जबकि दिया है यहाँ से दूरी, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आवेश से होती है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो सूत्र आया था 1/4πε0k Q/r², तो वो जो r होता है वो कहाँ से होता है, आवेश से दूरी होती है। यहाँ इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ से दूरी लेना होगा, इसके कारण निकालेंगे तो यहाँ से दूरी लेना होगा, लेकिन दूरी हमको मिली कहाँ से, मध्य बिंदु से मिली है, ना यहाँ से मिली है ना यहाँ से मिली है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ से भी निकालेंगे दूरी और यहाँ से भी निकाल लिया है दूरी। ठीक है, तो अब हमने किया क्या है, तो एक बार सुन लीजिए, माना है हमने कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो बोले उसी को लिखना है, चलिए लिख लेते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, थोड़ा फास्ट लिखिए, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो हमने लिख दिया कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से, सॉरी छोटा मतलब मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 20 के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, इसलिए सदिश के नियम से इसको जोड़ या घटा देंगे, जैसा करना होगा करेंगे। ओके, तो देखते हैं, लिखेंगे बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, देखिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ओके, तो अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र को E1 से दिखाएं
इधर ले लेते हैं बराबर करके। अगर इसको हम E1 से दिखाएं वैद्युत क्षेत्र को, तो E1 बराबर होगा सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में आर स्क्वायर। सूत्र तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, r प्लस एल है। तो अगर r प्लस एल है तो इसको लिखेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, ये एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा r प्लस एल का होल स्क्वायर जो निकाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा किधर है, तो ये माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज के कारण आपको पढ़ाया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी, अंदर की ओर। यानी वेक्टर E1 अगर हम E1 के रूप में दिखाएं, ये हो गया अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब P से A की ओर, किधर हो गया, P से A की ओर। तो अगर इसको वेक्टर रूप में लिखें, E1 बराबर हो गया P से A, यानी PA की ओर, PA की ओर, ये हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसी प्रकार B पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तीव्रता नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम E2 से दिखाएं तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बटा में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है, बिंदु B से यहाँ तक की दूरी, तो r माइनस एल है, क्या लिखेंगे, क्यू बटा में r माइनस एल का होल स्क्वायर। और दिशा किधर है, तो देखिए प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, बाहर की ओर। यानी E2 की दिशा होगी BP की ओर, किधर होगी, BP की ओर। ठीक है, ये हो गया BP की ओर। ओके, वो PA की ओर था और ये BP की ओर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग आवेश -q और +q के कारण निकल कर आई, वो एक दूसरे के विपरीत है, लगभग कितने अंश का कोण बन रहा है, 180 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि 180 अंश का कोण बन रहा है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं सदिश रूप में, तो आप पढ़े होंगे r बराबर वेक्टर A स्क्वायर प्लस वेक्टर B स्क्वायर, है ना, +2 वेक्टर A वेक्टर B cos थीटा, ऐसे पढ़े हैं। तो cos 180 अंश का मान रखेंगे तो cos 0 अंश का मान 0 होता है, नहीं 1 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 180 अंश का मान -1 होगा। तो -1 होगा, तो ये -1 में इससे गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B का -2AB, यानी हो जाएगा ये वेक्टर A माइनस वेक्टर B का होल स्क्वायर, और करड़ी से बाहर निकलेगा तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B होगा। यहाँ माइनस लगाए हैं इस तरह से, इसका ये मतलब है कि जो बल या जो वैद्युत जो सदिश राशि अधिक होगी उसमें से कम वाले को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र देखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 और E2 आया है, किसकी ताकत ज्यादा है और किसकी ताकत कम है, किसकी ताकत ज्यादा है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ सेम है, देखिए इतना, ये सब कुछ यहाँ तक सेम है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम है कि नहीं, दोनों में सेम है। यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर है बटा में, और यहाँ r माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये घट रहा है और वहां पे वो बढ़ रहा है। तो अगर सब कुछ सेम है तो मान लो ऊपर वैल्यू 10 है, ऊपर वैल्यू कितनी है 10, यहाँ घट रहा है तो मान लो घट के, अगर घट रहा है तो इसकी वैल्यू मान लो 2 आया, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 5। और अगर ये जुट रहा है, प्लस हो रहा है तो ऐड हो रहा है, तो मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5, ऐड करने पे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। यानी हम लोगों ने देखा कि जब हर का मान कम होता है, जब हर का मान कम होता है तो भिन्न का मान अधिक होता है,
और जब हर का मान अधिक होता है यानी प्लस होता है तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इस भिन्न का मान कम है, क्यों, क्योंकि हर का मान क्या है, अधिक है। और इस भिन्न का मान अधिक है, क्यों, क्योंकि हर का मान क्या है, कम है। इसका मतलब कि E2 की ताकत अधिक है, E1 की ताकत कम है। इसलिए जो हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। तो अगर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अधिक में से कम को घटाएंगे और हम देखें कि E2 अधिक है और E1 क्या है, कम है। इसलिए लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता को अगर हम वेक्टर E से दिखाएं, चलो वेक्टर E बराबर हो जाएगा E2 क्योंकि इसकी ताकत अधिक है और माइनस E1 क्योंकि इसकी ताकत कम है। तो E2 की ताकत अधिक है तो अधिक में से कम को घटाएंगे तो अधिक की तरफ ही कुछ ना कुछ मिलेगा। अधिक में से अगर हम कम को घटाएंगे तो अधिक की तरफ ही थोड़ा बहुत मिलेगा, जितना भी मिले कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी जो परिणामी मिलेगा वो हमको E2 की डायरेक्शन में ही मिलेगा। और E2 की डायरेक्शन किधर है, BP की ओर। BP की ओर कहें चाहे AP की ओर कहें चाहे AB की ओर कहें, चाहे हम इसी को कह दें किस दिशा में है, तो P की दिशा में है। क्यों, क्योंकि P की दिशा किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये दिशा किधर है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमको मिल रही है वो मिल रही है P की दिशा में, यानी वैद्युत विद्युत आघूर्ण की दिशा में, यानी A से B की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दिशा लिखना चाहें, ये देखिए जो परिणामी तीव्रता आई वो E2 माइनस E1 आई और दिशा किधर मिली, तो दिशा हमको मिली BP की तरफ। और BP को कह सकते हैं हम कि AP की तरफ, और AP को हम कह सकते हैं AB की तरफ, और AB को कह सकते हैं वेक्टर P की तरफ, वैद्युत विद्युत आघूर्ण की तरफ। तो वैद्युत विद्युत के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है। अगर ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आए तो आप तुरंत कहेंगे किधर होती है, वैद्युत विद्युत आघूर्ण की ओर। किधर होती है, वैद्युत विद्युत आघूर्ण की ओर, यानी माइनस से प्लस की तरफ होती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। E2 माइनस E1, तो E2 आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस E1 कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। क्यों घटाया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने बताया था कि परिणामी जो तीव्रता निकल के आई थी रिजल्टेंट R, तो वो आया था A माइनस B। ठीक है, इसलिए अधिक में से कम को घटाया गया है। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम घटा रहे हैं उसको। ओके, देखिए, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q इसमें भी है, दोनों में है, इसलिए वो कॉमन हो गया। तो बचा क्या, यहाँ बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। तो अगर हम कॉमन कर दें तो वेक्टर E बराबर होगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कॉमन हो गया, बचा क्या, तो बचा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, इसमें इसमें, और दोनों का आपस में। ओके, ऐसा कुछ होगा। वेक्टर E बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और बटा में R माइनस L, R प्लस L दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे दोनों का होल स्क्वायर ऐसे करके। ओके, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, पूरा का एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में अगर इसको सॉल्व करें, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है पहले कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। पहले कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। ठीक है, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों घटाएंगे, सीधा सा ये फंडा है। तो वेक्टर E बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जोड़ दें तो R प्लस L में R माइनस L जोड़ेंगे तो माइनस L प्लस L कट जाएगा, बचेगा कितना, 2R। ओके, और गुड़े एक बार घटा दें
तो घटाएंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा, ये प्लस एल हो जाएगा, तो माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा और एल एल मिलके 2l हो जाएगा, तो 2l हो गया बटा में a माइनस बी ए प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका क्या है होल स्क्वायर। ओके, इतना हो गया 2r इंटू 2l इंटू बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए q इंटू 2l को हम p लिखते हैं, है ना, q और इंटू 2l है, इसको हम क्या लिखते हैं p, तो ये हो जाएगा p, यानी वेक्टर e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई f पहले नॉट के 2r इंटू q इंटू 2l कितना हो गया p हो गया, चलो सीधा लिख दो p इंटू 2l, p इंटू 2r लिख दिया हमने, p इंटू 2r, q इंटू 2l को हमने p लिख दिया तो p इंटू 2r हो गया और बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। बिल्कुल अब हम लोग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहां से जो दूरी r की है उसके सापेक्ष ये जो दूरी l होती है इसको सूक्ष्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में ही कहा गया है कि जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे तभी वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। तो जब ये 2l दूरी अल्प होती है तो उसका आधा तो और छोटा होगा, और जब आधा बहुत छोटा होता है तो इस बड़े के सामने अगर छोटे को लिखें, बड़े के सामने अगर छोटे को लिखें और उसका स्क्वायर करें, यानी इस छोटी दूरी का स्क्वायर करें तो वो और छोटा होगा, और जब बड़े में से किसी छोटे से छोटे मान को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि L इज मच लेस देन R, L का मान R की तुलना में क्या है बहुत कम है, इसलिए अब यहाँ पे L को हम 0 कर देंगे और 0 कर देंगे तो आ जाएगा आपका वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r इंटू p और बटे में r स्क्वायर माइनस 0, तो 0 हटा दीजिए, का स्क्वायर था, r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी घात जुड़ जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 to 4, ठीक है, r to the power 4। अब यहाँ देखिए एक r यहाँ पे है और नीचे 4r है, तो एक r कट जाएगा तो 3r बचेगा, तो वेक्टर E यानी फाइनली आपका सूत्र आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटा में r क्यूब। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होगी वेक्टर p की ओर। अब वेक्टर p किधर होता है ये आपको पता है, तो वेक्टर p होता है माइनस से प्लस की ओर, ये नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल हम लोग जिसमें हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।